अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हेमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम हेमोलाइसिस का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जो हेमोलाइसिस नॉर्मल कंडीशन में होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, हेमोलाइसिस जो एबनॉर्मल कंडीशन में होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम इंशाल्लाह फ्रेजिलिटी और फ्रेजिलिटी टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं हेमोलाइसिस से। हीमोलाइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सेल्स पर्टिकुलरली एरिथ्रोसाइट की रप्चरिंग हो जाती है और वो अपना हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ करता है। हेमोलाइसिस नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन दोनों में होते हैं। हेमोलाइसिस एंड नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज़ है। 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल्स की रप्चरिंग हो जाती है और इसको न्यू रेड ब्लड सेल रिप्लेस करता है। इसका वजह यह है कि जब रेड ब्लड सेल्स सीनियर हो जाती हैं, मीन्स एज हो जाती हैं, जब इसका एज 120 डेज हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स का जो मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाता है, मीन्स इजीली ब्रेकेबल बन जाता है। क्योंकि जब ये कैपिलरीज की थ्रू पास होती हैं तो ये स्क्वीज़ नहीं कर पाती। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स कैपिलरीज के थ्रू पास होती हैं तो उसकी स्क्वीजिंग होती है, क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जब इसका मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाता है तो वो स्क्वीज़ नहीं कर पाती और इजीली इसकी ब्रेकेज हो जाती है। और जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो जाती हैं तो ये अपना हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ करती हैं और ये प्रोसेस मेनली स्प्लीन में होता है। इस तरीके से सिर्फ 10% ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस होती है। इस वजह से इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। हेमोलाइसिस इन एबनॉर्मल कंडीशन। हेमोलाइसिस कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में भी होती है, और जब एबनॉर्मल कंडीशन में हेमोलाइसिस होती हैं तो यंगर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन लार्जर क्वांटिटी में होता है और लार्ज क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज होता है। इसकी वजह से कुछ क्लिनिकल कंडीशन लाइक हेमोलाइटिक जाइंडिस एंड हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हेमोलाइटिक जाइंडिस वो कंडीशन है जिसमें बिलिरुबिन लार्ज क्वांटिटी में हेमोग्लोबिन से बन जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एरिथ्रोसाइट की रप्चरिंग की वजह से लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। और हेमोलाइटिक एनीमिया वो कंडीशन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की रप्चरिंग की वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। एबनॉर्मल हेमोलाइसिस इन 4 फैक्टर की वजह से होता है: हीमोलाइसिस, एबनॉर्मल शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिजीजेज एंड मैकेनिकल फैक्टर। हीमोलाइसिन और हेमोलाइटिक एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन काज करता है। ये सब्सटेंस लिपिड्स और प्रोटीन इन नेचर है और ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। किस तरह डिस्ट्रॉय करता है? रेड ब्लड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो फास्फोलिपिड होता है इसकी हाइड्रोलाइसिस करता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाता है और इस पोर्स के थ्रू वाटर रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की स्वेलिंग हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाता है। हेमोलाइसिन 3 टाइप्स का होता है। एक है हेमोलाइसिन्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, दूसरा है हेमोलाइसिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, और तीसरा है हेमोलाइसिन्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। हेमोलाइसिन्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। मिनी बैक्टीरिया ऐसे हैं कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि हेमोलाइसिन बन जाता है और रेड ब्लड सेल्स की रप्चरिंग काज करता है। बैक्टीरिया जो कि हेमोलाइसिन की प्रोडक्शन करती है उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि हेमोलाइसिन की प्रोडक्शन करती हैं इसमें स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, लिस्टेरिया स्पीशीज़, बेसिलस सीरियस एंड क्लस्ट्रिडियम टिटिनी आते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हेमोलाइसिन की प्रोडक्शन करते हैं इसमें एस्टेरिया कोलाई, सेरेशियस स्पीशीज़, प्रोटियस स्पीशीज़ एंड सिडोमोनास एरिजिनोस आते हैं। हेमोलाइसिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। पॉइजनस स्नेक्स लाइक कोबरा और वाइपर का जो विनोम है इसमें भी हेमोलाइसिन होता है। स्नेक विनोम में फास्फोलाइपेज A2 होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड पार्ट है उसकी हेमोलाइसिस करता है, तो इस वजह से रेड ब्लड सेल की रप्चरिंग हो जाती है। हेमोलाइसिन्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हेमोलाइसिन की तरह एक्ट करते हैं, लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसिड्स, अल्कलीज, बाइल साल्ट्स एंड सेपोनिन। कुछ केमिकल पॉइजन भी ऐसे हैं जैसा कि आर्सेनिक प्रिपरेशन, कार्बोलिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन और रेजिन। ये भी हेमोलाइसिन की तरह एक्ट करते हैं और रेड ब्लड सेल की रप्चरिंग काज करते हैं।
दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की रप्चरिंग हो जाती हैं वो है एबनॉर्मल शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स बाई कनकेव शेप का होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को हेमोलाइसिस से बचाता है। लेकिन कुछ ऐसे हेरिडिटी डिसऑर्डर्स है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स अपना शेप चेंज करता है। रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मल शेप का हो जाता है लाइक सिकल शेप, ओवल शेप, एलिप्टिकल शेप, राउंड शेप एट्सेट्रा। इन सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो फ्रेजाइल होता है जिसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाती है। डिजीज़, कुछ डिजीज़ भी ऐसी हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स की हेमोलाइसिस होती हैं। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़, इन्फेक्शन, सेवियर रीनल फेल्यूर आते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस लाइक सेफेलोस्पोरिन, लेवोडोपा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, पेनिसिलिन भी हेमोलाइसिस काज करती हैं क्योंकि ये ड्रग्स एक ऐसी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती हैं जो कि रेड ब्लड सेल पे एक्ट करती हैं और रेड ब्लड सेल की रप्चरिंग काज करती हैं। मैकेनिकल फैक्टर्स, कुछ मैकेनिकल फैक्टर लाइक फिजिकल स्ट्रेस और सेवियर एक्सरसाइज के टाइम पे जो मसल की कंप्रेशन होती है ये भी हेमोलाइसिस को इंड्यूस करते हैं। ये नॉर्मली रिपीटेड मैकेनिकल मूवमेंट्स में होती हैं लाइक प्रोलॉन्ग मार्चिंग, मैराथन रनिंग, बोंगो ड्रमिंग और इसके अलावा पुशअप वगैरह। वो सारे मूवमेंट जिसमें मूवमेंट को रिपीट किए जाते हैं उसमें मसल की कंप्रेशन हो जाती है और हेमोलाइसिस हो जाता है। अगर ब्लड की फ्रीजिंग हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल फैक्टर है जो कि रेड ब्लड सेल की हेमोलाइसिस काज करता है। सेवियर रीनल फेल्यूर, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कार्डियक सर्जरी के टाइम पे जिसमें हार्ट लंग बाईपास मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों कंडीशन में भी रेयरली हेमोलाइसिस हो सकता है। फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल का मेम्ब्रेन इजीली ब्रेक होता है। फ्रेजिलिटी की 2 टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल फ्रेजिलिटी और दूसरा है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। रेड ब्लड सेल्स की मैकेनिकल फ्रेजिलिटी मैकेनिकल ट्रामा लाइक वाउंड और इंजरी के टाइम पे होती है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी नॉर्मली प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल के दरमियान ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन जब भी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल्स इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेड ब्लड सेल्स के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक हो जाए, मींस इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो एज अ रिज़ल्ट सॉल्वेंट मीडियम से रेड ब्लड सेल की तरफ मूवमेंट करेगा और रेड ब्लड सेल्स की स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग इतना एक्सेस हो जाएगी कि रेड ब्लड सेल्स की रप्चरिंग हो जाएगी और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज़ हो जाएगा इनटू ब्लड। फ्रेजिलिटी टेस्ट, फ्रेजिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एरिथ्रोसाइट की रेजिस्टेंस को हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर मेजर किया जाता है। मींस एरिथ्रोसाइट को हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है और इसको चेक किया जाता है कि कब तक ये हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन को रेजिस्टेंस शो करती है और कब तक ये बस्ट नहीं हो पाती। इसमें सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होती हैं। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन रखने वाले सॉल्यूशन को सेपरेट कोन्स ट्यूब में डाला जाता है और फिर हर ट्यूब में 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को डाला जाता है और इसके साथ कंप्लीटली मिक्स किया जाता है। रिज़ल्ट को डायरेक्टली भी ऑब्जर्व किया जा सकता है या ऐसा किया जाता है कि इस सॉल्यूशन को फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर 15 मिनट तक रखा जाता है। इंडेक्स फॉर फ्रेजिलिटी, 20 मिनट्स के बाद अगर इसमें सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.6% है तो इसका मतलब है कि कोई हेमोलाइसिस नहीं हो गई है, और अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.45% है तो इसका मतलब है कि हेमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है, और अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.35% है तो इसका मतलब ये है कि हेमोलाइसिस कंप्लीट हो गई है। 0.45% पे सिर्फ ओल्डर सेल की डिस्ट्रक्शन होती है क्योंकि इसका मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होता है और ये हाइपोटोनिसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यंगर सेल्स अनएफेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर हाइपोटोनिसिटी को इससे भी डिक्रीज़ किया जाए, मींस 0.35% किया जाए, तो फिर यंगर सेल्स की भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है।
रिजल्ट्स ऑफ फ्रिजिडिटी टेस्ट। अगर फ्लूइड टर्बेट है मीन्स क्लाउडी सा है, तो इसका मतलब है कि कोई हेमोलाइसिस नहीं हो गई है। और अगर फ्लूइड की टर्बिडिटी रिड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब है कि हेमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है। और अगर फ्लूइड टोटली क्लियर है, तो इसका मतलब है कि हेमोलाइसिस कंप्लीट हो गई है। ऑब्जर्वेशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर बॉटम में सेल्स की सेडिमेंट प्रेजेंट है और ऊपर वाला जो प्लाज्मा है वो टोटली क्लियर और कलरलेस है, तो इसका मतलब है कि कोई हेमोलाइसिस नहीं हो गई है। और अगर सेल की सेडिमेंटेशन कम है और फ्लूइड जो कि ऊपर प्रेजेंट है वो स्लाइटली रेडिश है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिलीज हो गई हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स की हेमोलाइसिस हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हेमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है। और अगर फ्लूइड टोटली रेडिश है और बॉटम में कोई भी सेल्स की सेडिमेंटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट हेमोलाइसिस हो गई है सेल्स की और कंप्लीट हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया है। और इससे हमको ये पता चलता है कि हेमोलाइसिस कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।